दोस्तों, मेरा नाम सलमान है। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, मेरी तलीम माज़ एफ़ए और मेरी उम्र 24 साल है। 5 फीट 7 इंच कद है। ज़्यादा तलीम ना होने की वजह से कोई नौकरी तो नहीं मिली। घर में सबसे बड़ा होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। 20 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया। मैं आपको ये बताता तो भूल गया, मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। शाह रुकने आलम में एक छोटा सा घर है जो वालिद साहब ने अच्छे वक्तों में अपनी ज़िंदगी में ही बना लिया था, जो अब हमारा वाहिद जायदाद थी। 20 साल की उम्र में जब वालिद साहब इस दुनिया से चले गए तो मेरी वालदा ने मुझे कोई काम ढूंढने को कहा, क्योंकि घर का खर्चा भी चलाना था और सबसे बड़ा होने के नाते ये काम मुझी को करना था। मुझसे छोटा एक भाई और 3 बहनें थीं जिनकी उम्र अभी बहुत कम थी। काम ढूंढने की गर्ज से मैं हसीन अगाही बाज़ार चला गया, जहाँ थोड़ी सी जदोजहद के बाद मुझे एक शख्स ने एक दुकान का पता बताया जिन्हें एक सेल्समैन की ज़रूरत थी, जो ना सिर्फ गाहक से बात कर सके बल्कि हिसाब किताब का भी पक्का हो। मैं इन साहब की बताई हुई दुकान पर पहुंच गया। दुकान दोपहर 12 बजे का वक्त था। अभी बाज़ार में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। मैं दुकान में दाखिल हो गया तो सामने एक बारिश बुज़ुर्ग काउंटर पर मौजूद थे और उनके सामने कुछ ख़वातीन खड़ी थी। मुझे दुकान पर आता देखकर उन बुज़ुर्ग ने एक कपड़ा आगे कर दिया जो वो पर्दे के लिए इस्तेमाल करते थे। अब मैं बुज़ुर्ग को तो देख सकता था, मगर ख़वातीन और मेरे दरमियान अब एक पर्दा आ चुका था और मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, आखिर ऐसी क्या बात है कि इनको पर्दे की ज़रूरत पड़ गई, जबकि वो ख़वातीन पहले ही बुरके में पहने हुए थी। खैर, मैं दुकान का जायज़े लेने लगा। ये गारमेंट्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है। कुछ देर बाद पर्दा हटा और वो ख़वातीन वहाँ से निकल गई। अब बुज़ुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और बोले, बेटा क्या काम है? मैंने बुज़ुर्ग की तरफ देखा और कहा, सर मुझे जॉब चाहिए। मैंने सुना है कि आपको एक सेल्समैन की ज़रूरत है। ये सुनकर बुज़ुर्ग ने कहा, हाँ हाँ, मैंने मुज़फ़्फ़र को कहा था कोई अच्छा घराने का बच्चा हो तो बताए मुझे। सेल्समैन की तो बहुत ज़रूरत है। क्या लगते हो मुज़फ़्फ़र के तुम? मैंने कहा, कुछ नहीं अंकल, मैं तो मुख्तलिफ़ दुकानों पर जाकर जॉब का पूछ रहा था। तो कुछ पूछने पर एक दुकानदार ने मुझे आपके बारे में बताया कि आपको ज़रूरत है, तो मैं इधर आ गया। इस पर उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसे तो मैं किसी को नहीं रख सकता, मुझे तो एतमाद वाला लड़का चाहिए। इन बुज़ुर्ग का नाम इकबाल था। मैंने कहा, सर आप बेफिक्र हो जाएं, मुझसे आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने इकबाल साहब के घर का पता और घर के अलावा सब कुछ बता दिया। इस पर इकबाल साहब के लहजे में पहले से ज़्यादा नरमी और प्यार आ गया, मगर वो अभी तक हिचकिचा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, ख़वातीन और लड़कियों से बहस करनी पड़े तो कर लोगे? मैंने उन्हें बताया, जी अंकल, मेरे स्कूल में लड़कियां भी थी और फीमेल उस्तानियाँ भी, और मैं बहुत अच्छा और सबका पसंदीदा स्टूडेंट था। आपको मेरी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उन्होंने मुझे कहा, अच्छा चलो तुम भी आ जाओ, मैं तुम थोड़ा सोच लूँ। कल सुबह 10 बजे आ जाना, मगर किसी बड़े को लेकर आना बेहतर है। इसे मार्केट में कोई वाकिफ़ हो तो उसे ले आना। मैंने अंकल से हाथ मिलाया और उनका शुक्रिया अदा करते हुए फ़ौरन घर चला गया। घर जाकर मैंने अम्मी से इस बारे में बात की तो उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद अब्बू के एक अच्छे दोस्त का पता बताया मुझे। उनसे जाकर मिलो, शायद वो कोई तुम्हारी मदद कर सके। और इस सिलसिले में उसी वक्त अब्बू के दोस्त से मिलने चला गया। कुछ देर बाद उनके घर पहुंचा तो किस्मत से वो घर पर ही मिल गया। वो अपनी बीवी और 2 बेटों के समेत कहीं घूमने के लिए जा रहा था, मगर मेरे आने की वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर दिया। मैं अपना तारफ़ तो जाते हुए करवा चुका था, जिसकी वजह से मुझे अंकल और आंटी ने बड़े प्यार से अपने घर में बिठाया और उनकी एक बेटी, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 साल हो गई, मेरे लिए मीठे पानी का एक जग और एक शरबत ले आई। मैं घुटा घुट 2 गिलास चढ़ा गया, क्योंकि सुबह से फिर कर मुझे काफ़ी प्यास लगी हुई थी। मैंने अंकल को अपनी मुश्किल बताई और उनसे मदद मांगी तो वो कुछ देर सोचने के बाद बोले कि फ़िक्र नहीं करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल सुबह तुम पहले मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा और इकबाल साहब को तुम्हारी गारंटी दे दूँगा। कुछ देर बाद अपनी खिदमत करवाने के बाद मैं वापस घर आ गया और अगले दिन सुबह सुबह अंकल के घर जा धमका। अंकल पहले ही तैयार हो चुके थे। 10 बजने में अभी थोड़ा सा वक्त था। अंकल ने अपनी बाइक निकाली और सीधे हसीन गई बाज़ार में दाखिल होने के बाद उसी दुकान के सामने ले जाकर मैंने बाइक रोकने को कहा। अंकल मेरे साथ दुकान में दाखिल हो और इकबाल साहब को अपना तारुफ करवाया और अपना मुलाजमती कार्ड निकाल कर इकबाल साहब को दिखाया। मुझे ये अंकल महकमा जंगलात में मुलाजिम थे। सरकारी मुलाजिम के कार्ड देखकर इकबाल साहब को इत्मीनान हो गया और वो बोले, अगर आप बच्चे की ज़मानत देते हो तो मैं इसे रख लेता हूँ।
रोज़ाना एक टाइम का खाना दूंगा और शुरू में 6,000 रुपये तनख्वाह दूंगा। अगर इसने दिल लगाकर काम किया तो तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। मैंने फ़ौरन हामी भर ली तो अंकल ने कहा, ठीक है इकबाल साहब, मैं चलता हूँ। बिना बाप के बच्चा है, इसे अपना ही बच्चा समझिएगा और मैं गाहे बगाहे चक्कर लगाता रहूँगा। उम्मीद है आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। ये कहकर अंकल चल गए, जबकि इकबाल साहब ने काउंटर के एक छोटा सा दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। मैं अब काउंटर के पीछे खड़ा था। काउंटर के अंदर जाते हुए मेरी दुकान की नज़र एक इस हिस्से पर पड़ी जहाँ कल कुछ खवातीन खड़ी थी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वहाँ औरतों के अंदर के इस्तेमाल के कपड़े पड़े थे। तो मुझे समझ लगी कि कल वो खवातीन इसलिए खरीद रही होंगी, तभी इकबाल साहब ने पर्दा गिरा दिया था। खैर मैं अंदर आ गया तो इकबाल साहब ने मुझे काम समझाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दुकान में कुछ खवातीन आई तो इकबाल साहब ने कहा, तुम तो सिर्फ खामोशी से देखना है कि गाहक किस तरह बहस की जाती है और इसे कैसे मुतमिन किया जाता है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। खवातीन ने अपने लिए कुछ मेकअप का सामान ख़रीदा और मैं इकबाल साहब की डीलिंग पर गौर करता रहा। इस तरह सारा दिन मुख्तलिफ खवातीन गाहे बगाए आती रही और मैं चुपचाप इकबाल साहब को देखता रहा। दोपहर में उन्होंने अपने घर से खाना मंगवाया जो उनका एक छोटा बेटा देने आया था। मैंने भी उनके साथ ही खाना खाया। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। रात को 7 बजे इकबाल साहब ने मुझे छुट्टी दे दी तो मैं जल्दी से घर चला गया, कहीं अंधेरा ना हो जाए। अगले दिन मैं दोबारा से ठीक 5 बजे दुकान पर पहुंच गया तो उसी वक्त दुकान में एक खातून खड़ी थी। खातून ने अपना चेहरा थोड़े से दुपट्टे से ढांप रखा था। अपने कद काट से वो एक बड़ी उम्र की औरत लग रही थी। मैं इकबाल साहब को सलाम करके अंदर ही चला गया तो इकबाल साहब ने इशारा से मुझे अपने पास ही बुला लिया। मैंने देखा जो उन्होंने औरत के हाथ में आ दिया था। इन्होंने दोबारा से वो काउंटर की ओट में ले जाकर खोल कर देखा और फिर पूछा, इसके कितने पैसे? तो इकबाल साहब ने 300 का मुतालबा किया। खातून ने अपनी चादर हटाकर अपनी कमीज़ में हाथ डाला और अपनी स्पेशल से लाकर एक छोटा सा पर्स निकाला और इकबाल साहब को 300 रुपये निकाल कर दिया और वो अपने हाथ में मौजूद शापर में कपड़ों के नीचे छुपाकर फौरी दुकान से निकल गई। खातून के जाने के बाद इकबाल साहब ने मुझे दोबारा से वहाँ मौजूद चीज़ों के बारे में मालूमात दी और इनके रेट बताने शुरू कर दिए। साथ में एक लिस्ट भी दे दी और मुझे कहा, इसे याद कर लेना। मैं सारा दिन इस लिस्ट को फारग वक्त में देखता रहता और चीज़ों के रेट से नशीन करता रहता। जबकि कस्टमर के आए पर मैं इकबाल साहब के साथ खड़ा होकर उनकी डीलिंग देखता। एक हफ़्ता ऐसे ही गुजर गया। एक हफ़्ते के बाद इकबाल साहब ने मुझे कहा कि बेटा, अब जो ख़वातीन सुर्खी पाउडर लेने आए तो उनको तुमने डील करना है। जो कोई अपने अंदर के कपड़े लेने आएगा तो उन्हें मैं देखूंगा। मैंने कहा, ठीक है अंकल, लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ में परेशानी हो तो मैं आपसे मेरी मदद करनी है। अंकल ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, फ़िक्र नहीं करो, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। बेफिक्र होकर तुम आज काम शुरू करो। कुछ ही देर के बाद एक उधेड़ उम्र खतून दुकान में आई, जिनके साथ उनकी 2 बेटियां भी थी। वो खतून इकबाल साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और एक हल्की आवाज़ में बोली, बच्चियों के लिए अंदरूनी कपड़े चाहिए। तो इकबाल साहब ने थोड़ा सा आगे होकर खड़े हो गए और छोटे साइज़ निकाल कर दिखाने लगे। उनकी एक छोटी बेटी भी आगे होकर देखना चाही तो आंटी ने उसे घूर कर देखा और पीछे रहने की हिदायत की। वो लड़की वापस मेरे सामने आकर खड़ी होगी। मैंने उसके सीने की तरफ देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि उस पर अभी ताज़ा जवानी आई है। उसको सबसे छोटे साइज़ का ही फिट आएगा। जितनी देर में आंटी ने अपनी बच्चियों के लिए ब्रा खरीदे, उतनी देर में मैं उनकी बेटी से मुझ से कुछ लिपस्टिक दिखाने को कहा। मैंने फौरन एक सुर्ख रंग की लिपस्टिक उसे दिखाई तो उसने कहा, कोई अच्छा कलर दिखाओ ना। मैंने एक और मेहरबान कलर के लिपस्टिक दिखाई और कहा, ये देखे बाजी, ये आपके होठों पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने ज़्यादा ओवर होने की कोशिश की तो उस लड़की ने मुझे घूर कर देखा। लिपस्टिक वापस काउंटर पर रख कर पीछे होकर खड़ी हो गई। मुझे थोड़ी देर शर्मिंदगी भी हुई और थोड़ा डर भी, क्या कहीं अपनी माँ को मेरी शिकायत ना करने लगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद खतून ने अपनी लड़कियों के ब्रा खरीदने और दुकान से निकल गई। शुक्र हुआ कि इकबाल साहब ने मेरी बात नहीं सुनी थी। मुख्तसर ये कि ऐसा मैं ये सीख गया था कि ख़वातीन से किस तरह बात करनी है, किस तरह की लड़की से फ्री होना है और किस तरह की लड़की से सिर्फ काम की ही बात करनी है। मुझे ये काम करते हुए 2 माह का अरसा बीत गया था। इस दौरान इकबाल साहब ने मेरी कारकर्दगी और सादतमंदी से बहुत खुश थे। वो अक्सर औकात मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर दोपहर के टाइम अपने घर सुस्ताने के लिए चले जाते थे। दोपहर के वक्त
गाहक कम होते थे, इसलिए मुझे कभी कोई शिकायत मुश्किल पेश नहीं आई थी। अभी तक कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी वगैरह के एशिया की साइड पर ही था और सेल करने में मुझे कोई तजर्बा ना था। एक दिन यूँ हुआ कि इकबाल साहब दोपहर के वक्त सस्ताने के लिए अपने घर चले गए। उनको जाते ही एक मॉडर्न खतून दुकान पर आई। उनकी उम्र कोई 30 के लगभग होगी। साथ एक छोटा सा बच्चा था जिनकी उम्र मुश्किल से 5 साल होगी, जो उनकी उंगली पकड़कर उनके साथ चल रहा था। खतून ने सफ़ेद रंग के बरीज कपड़े पहन रखे थे और नीचे से एक मोटी शमीज़ पहन रखी थी, जो अमूमन औरतें अपनी कमीज़ के नीचे ऊपर पहनती हैं। खतून के गले में दुपट्टा था जो उनके सीने तक को ढांकने के लिए काफ़ी था। अंदर आकर खतून ने मेरी तरफ देखा, फिर उधर उधर देखते हुए बोली, तुम ही होते हो दुकान पर, ना तुम्हारे साथ कोई और भी होता है? मैंने कहा, मैं तो मुलाजिम हूँ बेगम साहिबा, दुकान के मालिक होते हैं, मगर अभी वो आराम करने के लिए घर गए हैं। खतून ने कहा, अच्छा तो तुम सब कुछ सेल करते हो दुकान पर? ये उन्होंने जो मैंने अल्फाज में कहा। मैंने ना समझते हुए कहा, जी मैडम सब कुछ सेल करता हूँ, बताएंगे आपको क्या चाहिए। असल में शक्ल सूरत से मैं 20 साल का होने के बावजूद बच्चा ही लगता था, इसलिए वो खतून सोच रही थी कि ना जाने इस बच्चे को लेडीज़ अंडरगारमेंट्स का पता हो भी या ना हो। अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।